Hey, what's up guys, this is Rafiq from Retix Digital. Hopefully you guys are doing well. VFX in Blender and After Effects for Beginner कोर्स में आपको खुशामदीद। आज की इस क्लास नंबर 4 में हम देखेंगे आप किस तरीके से ब्लेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका इंटरफेस कैसा है, इसके इंटरफेस को किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और इसकी व्यू पोर्ट में नेविगेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। और इससे पहले 2 ट्यूटोरियल हो चुके हैं इस कोर्स में से, जिसके अंदर हमने देखा कि आप किस तरीके से अपनी फुटेज को आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ट्रैक कर सकते हैं और उस डेटा को आफ्टर इफेक्ट्स से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हम ब्लेंडर में आगे यूज़ करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जाकर देख लें, ताकि आप इस कोर्स का हिस्सा हो जाएं और आपको चीज़ें शुरू से आखिर तक सही तरीके से समझ आएँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम ब्लेंडर को डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो ब्लेंडर आपको सिंपल blender.org वेबसाइट से मिल जाएगा। आप इसको सिंपल जो ही क्लिक करेंगे आपने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि ब्लेंडर का 3.6 वर्जन जो है अभी तक आया है और मैं भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वर्जन इसके आएंगे, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है। अगर आप ब्लेंडर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से डोनेशन भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जो ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे और आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसकी बजाय एक और विंडो मिलेगी और इससे आपसे ये पूछेंगे कि आप अपने इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना चाहते हैं। वो जो सॉफ्टवेयर है उसको किस सॉफ्टवेयर, मिसाल के तौर पर आप माया को यूज़ करते रहे हैं, हुडीनी यूज़ करते रहे हैं या किसी और सॉफ्टवेयर को, तो उसमें कुछ ऑप्शंस हैं। उसके हिसाब से फिर आपके ब्लेंडर की जो शॉर्टकट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है। सिलेक्शन टूल यानी कि लेफ़्ट क्लिक से काम करना चाहते हैं या राइट क्लिक से काम करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी ब्लेंडर इंस्टॉल्ड है, तो मेरे पास वो विंडो नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ पहली बार इंस्टॉलेशन की पहली बार आती है, उसके बाद नहीं आती। तो जब आप ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक दूसरी, मतलब नॉर्मली जब आप इसको ओपन करें आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन होगी और जिसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको बता रहा है कि आप क्या काम करने लगे हैं ब्लेंडर के अंदर। फॉर एग्जांपल आप VFX करने लगे हैं, 2D एनिमेशन करना है, आपने स्कल्पटिंग करनी है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका व्यू पोर्ट उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं कि ये जनरल टैब को ही सिलेक्ट करते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बाय द वे आप किसी भी वक्त किसी भी टैब को किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम आगे थोड़ी देर में देखेंगे। इसके बाद ये है कि अगर आप कोई ब्लेंडर की फ़ाइल ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। आप गुज़िश्ता किसी की चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे, आप उसको यहाँ से रिकवर कर सकते हैं और आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र भी आएंगी, रीसेंट फाइल्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो जनरल लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ब्लेंडर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और ब्लेंडर के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपको मेरे पास इंस्टॉल जो ब्लेंडर है इसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलती है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने कुछ ब्लेंडर की एडवांस वगैरह इंस्टॉल की हुई हैं, जिसकी वजह से अब मैं भी आपको थोड़ा सा इंटरफेस में थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाई दे रही हूँ। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक फ़ोल्डर टाइप जगह जो है देखने को मिल रही होगी, आपको यहाँ पर एक सर्च विंडो जो है वो देखने को मिल रही है। तो आपने इन चीज़ों से परेशान नहीं होना, ये एडवांस हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हम इनको फ्यूचर में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम ब्लेंडर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ब्लेंडर किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सॉफ्टवेयर की तरह इसमें भी कुछ पैनल्स हैं और इन पैनल्स को आप किसी भी दूसरे पैनल में किसी भी वक्त शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है, आप इसको किसी वक्त चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको ड्रैग करके ऊपर की तरफ ले आता हूँ ताकि आपको ये पैनल भी अच्छे से नज़र आए। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक ये विंडो ओपन है, इसको बेसिकली 3D व्यू पोर्ट कहते हैं, यानी कि जो भी आप चेंजेस वगैरह करेंगे आपको ये यहाँ पर नज़र आएंगी, विजुअली नज़र आएंगी होती हुई। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जितना भी ये जो आपका सीन है वो एज ए लेयर की फॉर्म में, जो लेयर बेस सिस्टम है उसकी फॉर्म में नज़र आएगा, जिस तरह आपको सिनेमा 4D में नज़र आता है। तो आपको पता चलेगा आपके किस कलेक्शन में, कलेक्शन बेसिकली एक फ़ोल्डर की तरह काम करता है और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं और इन चीज़ों का आप बेशक नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैमरा है, एक क्यूब है, एक लाइट है। और आपकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं इस एक्सपोर्ट कलेक्शन को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको अपने सॉफ्टवेयर से कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपके सीन में मौजूद हैं।
ठीक है। तो ये तो आपका आ गया सीन कलेक्शन जो कि लेयर की फॉर्म में है। और इसके नीचे जब आएंगे तो ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जिनको आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये जो क्यूब है इसकी पोजीशन चेंज करनी है, रोटेशन चेंज करनी है, या स्केल को चेंज करना है, या कुछ भी आपने इसकी वैल्यूज़ को चेंज करना है तो आप इस पैनल से चेंज करेंगे। और ये नीचे है टाइमलाइन, और टाइमलाइन आपको पता है कि टाइमलाइन जब आप अपनी एनिमेशन को या वीडियो को प्ले करते हैं तो उसके लिए यूज़ की जाता है, और उसके सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे ये जो इंटरफेस के पैनल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो अब हम देखते हैं कि आप इनको किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपको ये हमेशा इस तरीके से नज़र आएगा, लेकिन आप इनको किसी भी पैनल को किसी और पैनल में तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें तो आपको इस छोटी सी घड़ी यहाँ पर नज़र आ रही होगी। इसी तरह इस पैनल में आते हैं तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा टैब नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आते हैं किसी भी पैनल के लेफ़्ट कॉर्नर में जाएंगे तो आपको ये छोटा सा बॉक्स नज़र आएगा। अगर मैं इसमें क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है वो पैनल्स आ गए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं कि आप कौन सा पैनल देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसका मतलब ये है कि आप किसी भी पैनल को किसी भी पैनल में तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस व्यू पोर्ट को चेंज कर सकता हूँ टाइमलाइन में। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 टाइमलाइन आ गई हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और आप इनको कहीं से भी पकड़ कर छोटा या बड़ा कर सकते हैं किसी भी पैनल को, ठीक है। तो एक तो ये बात है। मैं वापस इसको या फिर निचले वाले को, ऊपर हमारी टाइमलाइन आ गई और नीचे इसको हम कर देते हैं 3D व्यू पोर्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा व्यू पोर्ट यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ से अपने व्यू पोर्ट को देख सकते हैं, या फिर आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने टाइमलाइन या डॉप शीट जो भी है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, या आपकी टाइमलाइन यहाँ पर नीचे आ गई और यहाँ हम ऊपर 3D व्यू पोर्ट जो है वो उसको ओपन कर लिया हमने। तो इस तरीके से आप अपने पैनल्स जो हैं उनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मज़ीद पैनल्स क्रिएट करें तो पैनल को क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप किसी भी मर्जिंग पॉइंट पे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आता हूँ तो अभी आप यहाँ पर देखेंगे माउस जो है सिंपल एक कर्सर है, लेकिन आप यहाँ पर आते हैं तो ये एक प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर लेफ़्ट क्लिक करूँ और इसको लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक और विंडो आ चुकी है। और आप ये सिर्फ इधर ही नहीं कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेकर आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 2 विंडो यहाँ पर आ गई हैं। अब मैं यहाँ से इस विंडो को किसी और में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इसको डॉप शीट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैं इसको ग्राफ एडिटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आ जाएंगी। और हम सारे के सारे पैनल्स में नहीं जाएंगे, या आप डिफरेंट ट्यूटोरियल्स में या आप डिफरेंट काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा ख़ुद ब खुद हो जाएगा कि कौन सा जो पैनल है वो क्या काम करता है, ठीक है। और इस कोर्स के अंदर भी आप देख लें कि हम डिफरेंट पैनल्स के अंदर जब जाएंगे। एक तो ये है कि हमारा ये पैनल इस तरीके से आ सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस पैनल की ये जो मर्जिंग लाइन है यहाँ पर जब आपका एरो तब्दील हो जाएगा ऐसे, तो आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको वर्टिकल स्प्लिट करना है या हॉरिजॉन्टल जो है इसको स्प्लिट करना है। मिसाल तो मैं इसको कहता हूँ हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपसे पूछ रहा है कहाँ पर कट लगाना है, तो ये आपके व्यू पोर्ट को 2 से में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से ये तो अभी मर्ज कर रहा है, मैं यहाँ से इसको देख सकते हैं कि ये मर्ज हो गया हमारे पास। या फिर ये कि अगर मैं यहाँ से इसको जॉइन एरियाज करना चाहूँ तो यह आपसे पूछ रहा है कि जिस डायरेक्शन में एरो होगा उससे पिछली वाली सामने वाली विंडो के साथ मर्ज हो जाएगा। तो अभी ये जो विंडो है वो रहेगी और ये गायब हो जाएगी, जहाँ पे एरो होगा वो गायब हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास 2 विंडो मर्ज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से आप वर्टिकल स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्टिकल स्प्लिट, और मैं यहाँ से वर्टिकल स्प्लिट क्रिएट कर सकता हूँ, या फिर मैं इनको यहाँ से एक नई विंडो क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं हम कई ज़्यादा जो है विंडो क्रिएट कर सकते हैं, और इसका मसला नहीं कि हम कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। जितना आपको मर्ज़ी, जितना आपको ज़रूरत है आप उतनी विंडो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इन सब को वापस जो है ओरिजिनल वापस हालत में लेकर आता हूँ। आपने देख लिया कि हम किस तरीके से अपने पैनल्स में
कन्वर्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हम पैनल्स को आपस में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस सीन में ऑर्बिट किस तरीके से कर सकते हैं। अपना ये जो 3D व्यू पोर्ट है इसमें हम ऑर्बिट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप माउस को देखें तो उसमें आपको 3 बटन नज़र आएंगे। एक होता है लेफ़्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक और एक होता है मिडल क्लिक। मिडल बटन को क्लिक करेंगे तो और इसको साथ में मूव करवाएंगे तो आप देख सकते हैं आप ऑर्बिट कर सकते हैं। अगर मैं अपने इस मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और अब मैं जो है ऑर्बिट करता हूँ मिडल क्लिक किए हुए, तो आप देख सकते हैं मैं अपने इस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर सकता हूँ। ठीक है, ये है मिडल क्लिक से, बहुत ही आसान तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मिसाल के तौर पर ये जो है चला गया साइड पे और मैं ये चाहता हूँ कि ये मिड में आ जाए, तो उसका तरीका ये है कि मैं यहाँ से शिफ्ट को क्लिक किए रखूँगा और मिड क्लिक से मैं इसको कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे लेकर जा सकता हूँ। इसको पैनिंग कहते हैं। ठीक है, कि आपका जो 3D मॉडल है वो ना तो दूर जा रहा है ना ही करीब आ रहा है, बल्कि पर्सपेक्टिव के हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो ये पैनिंग हो गया। अब मैं इसमें जूम इन या जूम आउट करना चाहता हूँ तो उसका सिंपल तरीका है कि आप व्हील को रोल करेंगे या रोल आउट करेंगे तो उससे ये जूम इन या जूम आउट होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जब मैं माउस को रोल करता हूँ तो ये स्नैप कर रहा है कुछ फ्रेगमेंट्स में, कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस को आप देख सकते हैं एक वो जंप करके जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ तरीके से जाए तो आपने कंट्रोल को क्लिक करना है और मिडल माउस को आप साइड की तरफ या आगे पीछे करेंगे तो आप देख सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से जूम इन और जूम आउट कर रहा है। अगर आपने कंट्रोल और मिडल क्लिक को साथ में इकट्ठा क्लिक किया हुआ है, वरना आप रोल इन और रोल आउट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका आ गया। ठीक है, तो आप आगे पीछे से जिस एंगल से मर्जी है देखना चाहते हैं। अब आपके पास कुछ शॉर्टकट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको फ्रंट व्यू से देखना चाहते हैं, आप इसको साइड व्यू से देखना चाहते हैं, आप इसको टॉप व्यू से देखना चाहते हैं। तो कीपैड के ऊपर जो नम पैड होता है अगर आप उसमें देखें तो जो एजेस के ऊपर या कॉर्नर के ऊपर जो नंबर आपको मिल रहे हैं उनको दबाने से आपको ये सारे व्यू पोर्ट्स मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 को प्रेस करता हूँ नम पैड के ऊपर तो ये आप देख सकते हैं आपको फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखा रहा है यहाँ से। ठीक है, ये मैंने 1 को प्रेस किया। अगर मैं यहाँ से 3 को प्रेस करता हूँ तो ये हमें राइट साइड से दिखा रहा है। अगर मैं 7 को प्रेस करता हूँ तो ये हमें टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो 1 3 7 ये अपने जहन के अंदर रखने नम पैड के में। और दूसरा ये कि अगर आप फिर से मिडल माउस को क्लिक करके अपने पर्सपेक्टिव में वापस जा सकते हैं और साथ में आपको ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको बता रहा है कि आप पर्सपेक्टिव व्यू से देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से फिर 1 को प्रेस करता हूँ तो अभी आपको बता रहा है कि आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं और साथ में आपको यहाँ पे गिज़मोस नज़र आ रहे हैं कि आप किस एक्सिस से देख रहे हैं। अभी आपके सामने देख रहे हैं कि नेगेटिव वाई एक्सिस में है और ये हमने 1 को प्रेस किया था। अब आप चाहते हैं कि सेम इसके 180 एंगल से दूसरी साइड से देखना चाहते हैं। ठीक है, ना ही राइट ना ही टॉप, बल्कि आप इस फ्रंट की बैक साइड से देखना चाहते हैं। तो अगर मैं कंट्रोल 1 को प्रेस करूं तो अभी आप देख रहे हैं फ्रंट की बजाय ये बैक में चला गया और हमारे पास ये जो y की वैल्यू थी ये प्लस में हो गई है, तो हम बैक साइड से देख रहे हैं। अगर आप ये देखें तो अभी हम 3 को मैंने प्रेस किया है तो ये आ गया आपके पास राइट साइड से, लेकिन अगर मैं कंट्रोल और 3 को प्रेस करता हूं तो अब हम लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं। 7 को प्रेस करेंगे टॉप व्यू से देख रहे हैं और कंट्रोल 7 से करेंगे तो हम बॉटम व्यू से देख रहे हैं। तो आप 1 3 7 जो नम पैड के ऊपर मौजूद है इनको ज़हन के अंदर रखना। ये बहुत ही आसान तरीका है कि आप इसमें मूव कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट 3 क्लिक्स। तो एक तो आपके पास ये तरीका आ गया कि आप किस तरीके से अपने इस व्यू पोर्ट में मूव कर सकते हैं। ब्लेंडर जो है बेसिकली चीज़ ही है शॉर्टकट्स के ऊपर। जितनी आपको शॉर्टकट्स आएंगी आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। और याद रखिएगा कोई भी चीज़ जब आप सीखते हैं तो शुरू में स्लो ही होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ना शुरू कर देती है। अगर आपकी शुरू में स्पीड बहुत स्लो है, आप बार बार तंग हो जाते हैं, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है। अब दूसरा हम ये देखते हैं कि मिसाल के तौर पर हम सीन से बाहर चले गए हैं और हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं और वापस हम ये जो क्यूब है यहाँ पे वापस आना चाहते हैं। तो उसमें सिंपल तरीका है कि आप अपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या कोई भी चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है। ठीक है, चाहे वो पॉइंट ही क्यों नहीं है, और आपने जो फुल स्टॉप है नम पैड का
वहाँ पे फुल स्टॉप को क्लिक करेंगे तो आप सीधा स्नैप होकर चले जाएंगे अपने उस मॉडल के ऊपर। ठीक है, अभी आप देख लिया। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इस लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डॉट जो है यानी कि फुल स्टॉप को क्लिक करता हूँ तो ये वापस वहाँ पे चला गया। मैं यहाँ से कैमरा जो है उसको सिलेक्ट करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं हमें कैमरा के ऊपर हमारा व्यू पोर्ट चला गया और हमारा जो व्यू पोर्ट है वो इसके इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो ये एक आसान तरीका है कि आप ऐसे मूव करके जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज़ नोट करेंगे, अगर मैं इस क्यूब को मूव करवा के साइड की तरफ लेके जाता हूँ, वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा मूव आप किस तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले कि आपको अपने व्यू पोर्ट के सेंटर में एक ये चीज़ नज़र आएगी और बेसिकली इसको कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये होता है कि जब आप एक नया मॉडल क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा। अब जो भी मैं यहाँ पे तब्दीली करूँगा आपने उसको थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट करना है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं यहाँ से अगर इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेके जाता हूँ और इस पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मैं शिफ्ट एस को प्रेस करता हूँ, शिफ्ट एस को, आपके सामने इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा वर्ल्ड ओरिजिन है, वो जो पॉइंट मैंने आपको शुरू में बताया था वर्ल्ड ओरिजिन, उसको मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ वो इस पॉइंट के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कर्सर टू सिलेक्टेड, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा वो जो पॉइंट सेंटर में था वो अभी यहाँ पे आ गया है। तो अब सवाल ये है कि हम इसको यहाँ पे क्यों लेके आए। मैं इसको ना क्यूब को साइड की तरफ लेके जाता हूँ और अगर मैं यहाँ से शिफ्ट ए को प्रेस करता हूँ, अब शिफ्ट ए से आप अपने सीन में कुछ नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे आएंगे मैशेस, मतलब मैश के अंदर आप प्लेन ऐड करना चाहते हैं, क्यूब ऐड करना चाहते हैं, सर्कल ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से ऐड करना चाहते हैं। लेकिन वो ऐड कहाँ पे होगा, तो वो इस ओरिजिन पॉइंट पे होगा। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ यहाँ पे क्यूब, तो अभी आप देख सकते हैं ये क्यूब बाकायदा यहाँ पे ये जो हमारा कर्सर था वहाँ पे बना है। अगर मैं यहाँ से शिफ्ट एस को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आएगा कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तभी आप देख सकते हैं वो बिल्कुल सेंटर में चला गया है। मैं क्यूब को साइड की तरफ लेके जाता हूँ और फिर से हम शिफ्ट ए को प्रेस करते हैं। अब हम क्यूब के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं वहाँ पे आ चुका है। तो वो कोई भी चीज़ जब आप सीन में क्रिएट करेंगे वो वहाँ पे बनेगी जहाँ पे आपका ये कर्सर 3D कर्सर जो है मौजूद होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने कर्सर की मदद से कहीं भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने साइड पे ये देख लिया कि आप नए ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो आप शिफ्ट ए को प्रेस करेंगे तो आप ऐड कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैशेज़ हैं, यहाँ पे कर्व आ गई, सरफेसेस आ गई, मेटाबॉल आ गया, ये सारी चीज़ें आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीखेंगे। ठीक है, एक ही ट्यूटोरियल के अंदर आपको सारी चीज़ें नहीं मिल सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमरा है, लाइट्स हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि आपको ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐड, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको सेम वही जो है यहाँ पर और प्रॉपर्टीज़ या ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप यहाँ से उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इन सब को यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस क्यूब को भी यहाँ से डिलीट, और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी लेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं यहाँ से क्यूब को देख रहा हूँ और यहाँ से इसकी पोजीशन वैल्यूज़ को यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में -3.0125 मीटर जो है वो साइड की तरफ है। मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये हमारे वर्ल्ड ओरिजिन के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा जहाँ पे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर मूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इनको मूवमेंट कैसे करवा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट बॉक्स। तो आपके पास जब बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री या और चीज़ें हो जाएंगी, मिसाल के तौर पर आपको सीन में यहाँ पर 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं और इन तीनों को आप इकट्ठा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये आप इसकी मदद से सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप लेफ़्ट क्लिक करके लॉन्ग प्रेस किए रखेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन नजर आएंगे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से सिलेक्ट लेसो को सिलेक्ट करता हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वो सिलेक्ट हो चुका है। अब आप इस तरीके से मैनुअली ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला एरिया मुझे चाहिए। बस इससे सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन होगी, बस आपने ये चीज़ें इनके अंदर रखनी है। दूसरा है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कर्सर। तो कर्सर का मतलब ये है कि आप जिधर क्लिक करेंगे आपका जो वर्ल्ड ओरिजिन है वो वहाँ पे चला जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे नीचे चला गया।
अब ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगर मैं शिफ्ट ए और यहाँ पर क्यूब ऐड करता हूँ तो आप देखते हैं क्यूब यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने कर्सर को मूव करवा सकते हैं। अगर वो मूव हो चुका है तो आप शिफ्ट एस को प्रेस करके कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन करेंगे तो वो वापस सेंटर में चला जाएगा इस तरीके से। एक तो ये तरीका हो गया। इसके बाद आते हैं कि आप इसको मूव किस तरीके से करवा सकते हैं। इस क्यूब तो मैं यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करूँगा तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा मूव टूल जो है, अगर मैंने इस क्यूब को सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर आ चुका है। तो आपको ये गिज़मोस बता रहा है, आपको कलर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। रेड जो है वो एक्स एक्सिस को डिफाइन कर रहा होता है, जो वाई है उसके लिए ग्रीन कलर होता है और जेड एक्सिस के लिए ब्लू कलर होता है। तो आप जिस एक्सेस को सिलेक्ट करके मूव करवाएंगे वो उसी एक्सेस में मूव करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वाई एंड ये जी एक्सेस, और इसकी शॉर्टकट जो है वो है जी को जो ही आप सिलेक्ट करेंगे आपका वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने माउस को जो है वो माउस को नहीं पकड़ा हुआ। आप देख सकते हैं कि वो जो 3D ऑब्जेक्ट है उसके आसपास आपको एक आउटलाइन नज़र आ रही है। इट मीन्स कि आपने जो ग्रैब वाली यानी कि जी जो आपने प्रेस किया, ग्रैब वाली कमांड वो एक्टिव है। आप उसको अपने माउस को मूव करवाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट भी आपके जो व्यू पोर्ट का पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से तब्दील होगा उसकी लोकेशन। तो अब मैं अगर इसको मूव करवाऊँ तो आप साइड पे ट्रांसफॉर्म में देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन की वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। तीनों एक्सेस में चेंज हो रही हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक डायरेक्शन में, यानी कि या तो वो एक्स एक्सेस में या फिर वाई एक्सेस में या जी एक्सेस में वो चेंज होनी चाहिए। कमांड लगाने के बाद अगर आप एक्स को प्रेस करेंगे एक्स को, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में मूव होगा। आप चाहते हैं नहीं वाई एक्सिस में मूव होना चाहिए, तो अगर आप वाई एक्सिस को सिर्फ वाई को प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस में मूव होगा। और प्रूफ के लिए आप साइड पे जो वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं वो देख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं जेड एक्सिस में तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यू बस ठीक है इधर आके ये चेंज हो जाए तो आप यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये इस तरीके से वो वैल्यू यानी कि डन हो जाएंगी। आपका जो मॉडल है वो मूव करके वहाँ पे चला जाएगा। बट फॉर एग्जांपल आप कुछ काम कर रहे हैं और आपने जी को गलती से प्रेस कर लिया और आपका मॉडल साथ में यहाँ पे असर आ गया। अब आप सोच रहे हैं यार मैं इसको कैंसिल कैसे करूँ कि वो वापस उसी तरह चला जाए, बजाय इसके को आप लेफ़्ट क्लिक करें फिर कंट्रोल जेड को प्रेस करें। तो उसका सिंपल तरीका है कि आप राइट क्लिक कर लें तो आपकी कमांड कैंसिल हो जाएगी और वो वापस उसी जगह चला जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी रोटेशन की। तो रोटेशन के ऊपर यहाँ पर रोटेशन का जो टूल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारे गिज़मोस नज़र आएंगे, ठीक है। अगेन कलर आपको बता रहे हैं कि किस एक्शन में रोटेशन होनी है, तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इसको रोटेट करवा सकते हैं। और आपने सिंपल माउस को साइड की तरफ लेकर आएंगे तो आपको कोई अच्छी मूवमेंट नज़र नहीं आएगी। आपने सिंपल अपने माउस को देखना है कि वो आपको नज़र कैसे आ रहा है, उस डायरेक्शन में आपने इसको मूव करवाना है तो आपको मूवमेंट्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल इस तरीके से मूवमेंट करवा सकते हैं। या कीबोर्ड के ऊपर रोटेशन का पहला लेटर आर है तो आर को प्रेस करेंगे तो अब आपकी रोटेशन की कमांड एक्टिव है लेकिन कोई एक्सेस डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं इसको रोटेट करवाता हूँ तो ये किसी भी एक्सेस में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हम नहीं करते, सिर्फ एक एक्सेस के इर्द हमें रोटेट करवाना होता है अनलेस कि एक ही चीज़ की वेरिएशन क्रिएट नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे सिंपल वही टेक्निक है, अगर मैं एक्स को प्रेस करता हूँ तो ये सिर्फ एक्स एक्सेस में रोटेट करेगा। अगर मैं जेड को प्रेस करता हूँ तो सिर्फ जेड एक्सेस में, अगर वाई को प्रेस करता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस में मूव करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक कर लेता हूँ तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी, या फिर हम राइट क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम आप दोनों क्लिक नहीं कर सकते। मैंने अभी कंट्रोल जेड प्रेस किया था। तो ये तो हमारे पास रोटेशन आ गई। अब इसके नीचे आएंगे आपको स्केल का टूल मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको स्केल किस तरीके से करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से एक्सेस नज़र आ रहे हैं। एक्स एक्सेस में आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, वाई एक्सेस में छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जेड एक्स में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। या फिर इसकी जो शॉर्टकट है वो आप, क्योंकि ये स्केल है तो एस को प्रेस करेंगे तो अभी आप देख सकते हैं हमारी स्केल की कमांड जो है वो एक्टिव है। अगर मैं अपने माउस को साइड की तरफ लेके जाता हूँ तो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक एक एक्सेस में बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ तो एक्स, तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक्स एक्सेस में, वाई या फिर जेड एक्सेस में, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैं यहाँ से
राइट क्लिक कर लेता हूँ ताकि मेरी कमांड जो है वो एक्टिव ना हो। अब यहाँ पे सिर्फ स्केल में या फिर हम मूव टूल में चले जाते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो गिज़्मो है इसके सेंटर में आपको ना या साइडों पे आपको ये बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। वो क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ग्रीन जो है इसको क्लिक करूँ तो इसका मतलब ये ग्रीन एक्सेस वाली जो मूवमेंट है वो नहीं होगी, बाकी दोनों होंगी। ग्रीन में है वाई तो ये वाई एक्सेस में मूव नहीं करेगा। अगर मैं वाई वाले पॉइंट को सिलेक्ट करूँ तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं एक्स और जेड एक्सेस में मूव कर रहा है, वाई एक्सिस में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब मैं रेड को सिलेक्ट करता हूँ यानी कि एक्स एक्सिस में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगी, जेड और वाई एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। इसी तरह ब्लू को सिलेक्ट करता हूँ तो ब्लू वाले उसमें मूवमेंट नहीं हो रही। आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई में सिर्फ मूवमेंट हो रही है। यही टेक्निक काम करती हैं आपके पास स्केल में भी और मूवमेंट में, दोनों में यही चीज़ें काम करती हैं। तो उम्मीद है आपको मूवमेंट किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ समझ आ गई होगी और इसमें ऑर्बिट किस तरीके से करते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि आप किस तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से आप इसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से रोटेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसका स्केल जो है वो चेंज कर सकते हैं। बाकी भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, लेकिन हम वो आहिस्ता आहिस्ता ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तो हमने देख ली, व्यू पोर्ट देख लिया, अभी हम थोड़ा सा जाते हैं सीन कलेक्शन में। तो आपको ये सीन इस तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी आप देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शन नज़र आएंगे कि आप इस पैनल को कैसे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ से अभी आप देख रहे हैं व्यू लेयर, मैं यहाँ से सीन्स को सिलेक्ट करता हूँ तो आपको पूरा का पूरा सीन नज़र आएगा कि कैसे हैं। ये आपकी लेयर्स और बाकी सेटिंग सारी इस तरीके से आ गई। डिफ़ॉल्ट जो आपके पास व्यू लेयर्स होती हैं, आप यहाँ से वीडियो सीक्वेंसर या बाकी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ ब्लेंडर फाइल, तो आपको ये जो ब्लेंडर फाइल है इसके अंदर आपके इस प्रोजेक्ट में यानी कि ये जो फाइल आपने सेव की हुई है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। ब्लेंडर में होता है कि अक्सर आपको आपके मटेरियल्स इकट्ठे नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आप यहाँ से आप सारे के सारे मटेरियल्स को यहाँ से देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी ब्लेंडर फाइल में, लेकिन वो आपको यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अगेन व्यू लेयर में चला जाता हूँ और आप यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं टूल्स में। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि ये जो मूवमेंट वगैरह करनी है आपने, मिसाल के तौर पर मैं इसको साइड की तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं मैं अगर इसको ना रोटेट भी करवा देता हूँ और फिर से मूव टूल को सिलेक्ट करता हूँ तो गिज़्मो मेरा वैसा का वैसा ही है, यानी कि वाई एक्सिस हमेशा ऊपर की तरफ है, लेकिन जो हमारा क्यूब है वो रोटेट हो चुका है। उसकी वजह ये है कि ये जो हमारी रोटेशन है वो डिफ़ॉल्ट यानी कि ग्लोबल है। इसको अगर हम लोकल कर लें तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो गिज़्मो है वो तब्दील हो चुका है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ। आप बाकी ये चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं और इन सब को चेंज करने का अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये दो टूल्स आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ से आपको नज़र आएगा ग्लोबल, यानी कि आप जो सिलेक्शन टूल है, ओरिएंटेशन है आपकी, ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन ऊपर लिखा हुआ है कि वो किस तरीके से होंगी, आपको गिज़्मो किस तरीके से नज़र आएगा। ये ग्लोबल है, लोकल कर लेता हूँ तो आपके ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से आपका गिज़्मो ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ तो आपको 3D मॉडल की जो सरफेस होती है उसके सेंटर में आप कह सकते हैं इसकी अपने नॉर्मल की डायरेक्शन होती है, जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल्स क्या होते हैं। तो ये नॉर्मल की डायरेक्शन में आपका ये जो गिज़्मो है वो नज़र आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी किसी के हिसाब से जो अपना गिज़्मो है उसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम ये लोकल को या ग्लोबल को यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो कि आपको जहन के अंदर रखनी है और वो है यहाँ पर आपको ये मैग्नेट जो नज़र आ रहा होगा स्नैपिंग, इसको अगर एक्टिव कर लेते हैं तो अभी आप देख सकते हैं हमारी स्नैपिंग ऐड हो चुकी है। और अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो अभी ये जंप करके जाएगा, आपकी ये जो नीचे ग्रिड नज़र आ रहा है उसके हिसाब से ये मूव करके जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि इंक्रीमेंट जो है वो किस तरीके से हो, वर्टेक्स टू वर्टेक्स हो, एजेस हो, फेस हो, किस तरीके से होना चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप कहते हैं कि स्मूथली मूव करके जाए
तो मैं यहाँ से इसको स्नैपिंग को बंद कर लेता हूँ। ठीक है, बाकी जो टूल्स हैं वो हम मॉडलिंग वाले चैप्टर में देखेंगे कि वो किस तरीके से हो सकती हैं, बाकी चीज़ों को इतना अटैच नहीं करते। और यहाँ पर 2 चीज़ें सिर्फ जो रहती हैं और वो ये हैं कि यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेसिकली ये जो 2 बटन हैं ये आपको व्यू पोर्ट के ऊपर जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं उनको एक्टिव या नॉन एक्टिव करने के लिए यूज़ की जाते हैं। बाकी ये जो 4 बटन है ये बेसिकली एक व्यू पोर्ट की शेडिंग का आप कह सकते हैं कि व्यू पोर्ट आपको किस तरीके से नज़र आए। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सारी की सारी वायर फ्लेम हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आपको एजेस नज़र आएंगे। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये सॉलिड होकर नज़र आएगा, कोई टेक्सचर मटेरियल आपको इसके ऊपर नज़र नहीं आएगा। इसके साथ वाले में जाते हैं तो हमें इसके मटेरियल्स नज़र आएंगे, लेकिन लाइटिंग का कोई इतना ख़ास इन्फ्लुएंस आपको नज़र नहीं आएगा। और इसके बाद आपको ये साइड वाले में जाते हैं तो आपको रेंडर व्यू नज़र आएगा, यानी कि जब आप इसको रेंडर करेंगे तो आपको कैसे नज़र आएगा वो आप इन चारों से देख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो यह आपके पास बटन आ गए। डिफ़ॉल्ट आपके पास ये वाला एक्टिव होता है सॉलिड व्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही टेक्सचर्स की कोई इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर हमारे पास व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट मोड भी हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स आ जाते हैं। नॉर्मली हम 2 को यूज़ करते हैं, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मोड, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं। नीचे है एडिट, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो मोड है वो थोड़ा तब्दील हो गया है, थोड़े से एक्स्ट्रा टूल आ गए हैं। एडिट मोड का मतलब ये होता है कि आप अपने मॉडल में एडिटिंग करेंगे, यानी कि सीधी सी बात है जब आप मॉडलिंग करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कम केसेस में हम करते हैं। अगर आप टैब को प्रेस करेंगे तो आप एडिट और ऑब्जेक्ट मोड में कन्वर्ट हो सकते हैं इजीली। तो ये तो 2 बहुत ही कॉमन मोड आ गए। बाकी यहाँ पर स्कल्प्ट मोड, वर्टेक्स पेंट, ये सारी चीज़ें जब हम फ्यूचर में देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इकट्ठे आप इन चीज़ों को सीख कर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तब हम आखिरी चीज़ यहाँ पर देखते हैं कि लेआउट्स। यहाँ पे ब्लेंडर की जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तकरीबन हर चीज़ आपको नज़र आ रही है। आप एक सीन क्रिएशन कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ब्लेंडर जो है आपको थोड़ा सा कस्टमाइज्ड व्यूज़ विंडो जो है वो देता है बाकी सॉफ्टवेयर की तरह। मिसाल के तौर पर अगर आप मॉडलिंग करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट जो आप देख सकते हैं कि एडिट मोड एक्टिव है और आपका व्यू पोर्ट थोड़ा बड़ा हो गया है और बाकी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि मॉडलिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। एंड अगेन हम इन चीज़ों को अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर मॉडलिंग कर सकते हैं। स्कल्पटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर स्कल्प्ट करने के लिए, स्कल्पटिंग बेसिकली ऐसे होता है जैसे आप मिट्टी से बर्तन बनाते हैं तो आप अपने मॉडल को पेंट के ज़रिए मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके सारे टूल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। यूवी एडिटिंग करते हैं तो आपको यूवी के सारे टूल्स यहाँ पर मिलेंगे। टेक्सचर पेंटिंग करते हैं तो उसके लिए आपको सारे टूल्स यहाँ पर मिलेंगे। शेडिंग, जब आप अपने मॉडल को मटेरियल वगैरह लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। एनिमेशन में जाते हैं, एनिमेशन करने, वो आपको इस तरीके से ये कस्टमाइज्ड हैं जो भी आपको इजी करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर रेंडरिंग कर रहे हैं, कंपोजिटिंग कर रहे हैं या ज्योमेट्री नोड्स को यूज़ कर रहे हैं या फिर स्क्रिप्टिंग, या फिर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पैनल्स हैं जो आपको इजी लगे आप उसमें काम कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास ब्लेंडर का थोड़ा सा ओवरव्यू। और आखिर में एक चीज़ जो कि मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी और वो ये है कि आप यहाँ से फाइल में जाकर मॉडल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आपके पास हो सकता है कि सारे ऑप्शंस ना आ रहे हों, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास कुछ प्लगइन्स एक्टिव हैं तो वो आपके पास भी होनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से आप अपने मॉडल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अपेंड से आप दूसरी किसी ब्लेंडर फाइल से चीज़ों को उठा सकते हैं। यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टूल्स हैं जो कि आपको इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी हैं। आने वाले क्लासेस के अंदर हम मज़ीद ब्लेंडर के बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है आपको ब्लेंडर का जो इंटरफेस है और उसको समझने में थोड़ी आसानी हो गई होगी। इसके बाद अगर आप इस चैनल में और ख़ास तौर पर इस कोर्स में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। पीस।